रुद्रपुर के दिनेशपुर निकट सिडकुल रोड पर स्थित मां बाराही कोलोनाइजर एवं बिल्डर्स द्वारा बेहद ही खूबसूरत लोकेशन पर सस्ते प्लॉट उपलब्ध कराए जाते हैं, जहां आपको मिलेगी हर मूलभूत सुविधाएं। नजदीक में स्कूल, बैंक, शॉपिंग मॉल, मार्केट, एटीएम और ट्रांसपोर्ट की हर सुविधा से युक्त विला और प्लॉटों के लिए संपर्क करें। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबिहा। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर उत्तराखंड हेडलाइंस पर। चंपावत उपचुनाव में सीएम धामी को मिली ऐतिहासिक जीत। 57,000 से ज्यादा वोटों से जीते मुख्यमंत्री धामी। कांग्रेस की जमानत जब्त। मुख्यमंत्री धामी की ऐतिहासिक जीत से बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। ढोल नगाड़े की थाप पर झूमे कार्यकर्ता। मिठाई खिलाकर एक दूसरे को दी बधाई। उपचुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पसरा सन्नाटा। कार्यालय में दिग्गजों की नहीं दिखी मौजूदगी। चंपावत में कांग्रेस को मिली बड़ी हार। और उत्तराखंड में जून की शुरुआत भीषण गर्मी के साथ। जून में गर्मी को लेकर टूटा पिछले 4 साल का रिकॉर्ड। सूरज की तपिश से लोग बेहाल। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए 3 जून की तारीख यानी कि आज का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ। चंपावत उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सीएम पुष्कर सिंह धामी को ऐतिहासिक जीत मिली है। 57,000 से ज्यादा वोटों से मुख्यमंत्री जीत गए हैं। सीएम धामी की रिकॉर्ड मतों से जीत के साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें पुष्कर सिंह धामी की ऐतिहासिक जीत के बाद किस तरह बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, किस तरह एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर बधाई दी जा रही है, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। वहीं बता दें आपको कि कांग्रेस की प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को भी करीब 3100 वोट मिले हैं। पहली बार कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है उपचुनाव में। जी हां, सीएम धामी की जीत को लेकर पहले से ही दावे हो रहे थे। जनता का समर्थन सीएम धामी को भरपूर मिला है। और आपको बता दें कि चंपावत उपचुनाव में जीत के बाद जो है चारों तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। और देहरादून स्थित प्रदेश मुख्यालय की हम बात करें तो यहां पर भी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई हैं, जश्न मनाया है। सीएम धामी को जो ऐतिहासिक जीत मिली है उसको लेकर कार्यकर्ताओं में काफी खुशी का माहौल है। और तमाम बीजेपी नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है और हमारे संवाददाता ने बीजेपी कार्यालय से क्या कुछ जायजा लिया है, देखिए आप भी। चंपावत की महान जनता को हृदय से बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐसी प्रचंड, एक ऐसी महान जीत। हम लोग जब चंपावत में थे, हम जनता के बीच में जा रहे थे तो आम लोगों की जो भावना थी वो चंपावत के विकास को लेकर थी। तो आज इतनी प्रचंड जीत के लिए मैं वहां की महान जनता को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। तो आपको बता दें कि चंपावत उपचुनाव सीट के जो रिजल्ट हैं वो अब जगजाहिर हो गए हैं। और सीएम पुष्कर सिंह धामी जो कि बीजेपी प्रत्याशी थे इस सीट से, उन्होंने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। और शायद ही ऐसा पहला बार हो रहा है कि किसी मुख्यमंत्री ने उपचुनाव में इतने बड़े मार्जिन के साथ ऐतिहासिक जीत को हासिल किया है। और इतनी बड़ी जीत मिलने के बाद हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है कई मुद्दों को लेकर। किस तरह अब चंपावत में विकास के काम होंगे, किस तरह जो विकास की बयार वहां पर बहाई जाएगी, इन तमाम मुद्दों को लेकर आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये गोलजू की भूमि है, माँ पूर्णागिरी की भूमि है। और यहाँ के सभी महान देवतुल्य जो हमारे मतदाता हैं, भाई बहन हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, नौजवान साथी हैं, जिन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान किया और एक इतिहास बनाने का काम किया है चंपावत की भूमि पर, मैं उन सभी का हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस आम चुनाव के बाद ये जिम्मेदारी दी थी। और आज चंपावत क्षेत्र की महान जनता ने उस पर मोहर लगाई है।
हम उनके ऋणी हैं, आदरणीय कैलाश दा के भी। इन्होंने मुझे यहाँ के लिए प्रस्ताव किया, यहाँ मुझे बुलाया। यहाँ की क्षेत्र की जनता ने अपना भारी समर्थन और आशीर्वाद जो दिया है, हम उसको विकास के रूप में जो उनकी अपेक्षाएं हैं, जो यहाँ के एक उनकी अपेक्षा अनुसार इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। भारत के मानचित्र में हमारा ये चंपावत क्षेत्र आए, उसके लिए कृत संकल्पित होकर काम करेंगे। वहीं चंपावत उपचुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस को जहां एक तरफा हार का सामना करना पड़ा है, तो वहीं देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। नतीजों से पहले कांग्रेस अपनी जीत के दावे कर रही थी, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है, अब देखना यह होगा कि कांग्रेस अपनी हार की वजह क्या कुछ बताती है। इससे पहले आपको ये भी बता दें कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं निर्मला गहतोड़ी, उन्होंने संगठन को लेकर कई सवाल एक दिन पहले ही रिजल्ट आने से उठा दिए थे और आज कांग्रेस को करारी शिकस्त जो है उपचुनाव में हाथ लगी है। प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव हुए काफी वक्त गुजर गया है, लेकिन हाल ही में एडीआर की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें विधायकों ने चुनाव में कितना पैसा खर्च किया है, ये हम आज आपको अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में दिखाएंगे, जिससे आपको भी पता चले कि 2022 के विधानसभा चुनाव में विधायक बनने की होड़ में किस प्रत्याशी ने कितना खर्च किया। प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव कोरोना की जद में हुआ। डिजिटल प्रचार प्रसार के साथ सीमित संख्या में जनसभा का आयोजन किया गया। जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए नई तकनीकी के तौर पर एकमात्र साधन सोशल मीडिया रहा। वर्चुअली संवाद के साथ जनता से वोट की अपील भी खूब हुई। बिना होर्डिंग, बिना नारों के बीच चुनाव बेहद दिलचस्प रहा। लेकिन हैरानी इस बात की है कि सीमित जनसभा, सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार के बाद भी कई प्रत्याशियों ने चुनाव जीतने के लिए पैसे को पानी की तरह बहाया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स की 2022 की रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश में हुए 2022 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा खर्च करने वाले विधायक मयूख महर हैं। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि पिथौरागढ़ से कांग्रेस विधायक मयूख महर ने चुनाव में सबसे ज्यादा खर्च किया, जबकि सबसे कम खर्च करने वाले विधायक मंगलौर के सरवत करीम हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स की रिपोर्ट बताती है कि कांग्रेस के मुकाबले भाजपा पार्टी ने सबसे ज्यादा खर्च किया। स्टार प्रचारकों पर किए खर्च पर भाजपा के 43 विधायक पहले, कांग्रेस के 19 विधायक दूसरे, बसपा के 2 विधायक तीसरे नंबर पर आते हैं। भाजपा के 43 विधायकों ने स्टार प्रचारकों पर औसतन 1.82 लाख रुपए खर्च किए हैं। कांग्रेस के 19 विधायकों ने औसतन 72,000, बसपा के 2 विधायकों ने औसतन 16.50 हजार खर्च किए। वहीं स्टार प्रचारकों के अलावा भाजपा के 43 विधायकों ने बैठकों, जुलूसों पर औसतन 5,50,000, कांग्रेस के विधायकों ने औसतन 3.40 लाख, बसपा के विधायकों ने औसतन 1.72 लाख, निर्दलीय विधायकों ने औसतन 1.91 लाख रुपए खर्च किए। सोशल मीडिया पर हुए प्रचार प्रसार के बाद भी भाजपा ने प्रचार प्रसार की सामग्री में औसतन 5 लाख रुपए खर्च किए हैं। कांग्रेस ने 4 लाख, बसपा ने 3 लाख से ज्यादा, निर्दलीय विधायकों ने 4 लाख से ज्यादा खर्च किए। कार्यकर्ताओं पर खर्च में कांग्रेस भाजपा से आगे रही। कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं पर औसतन 4.15 लाख रुपए खर्च किए। वहीं भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं पर औसतन 2.2 लाख रुपए खर्च किए। बसपा ने अपने कार्यकर्ताओं पर औसतन 54,000 रुपए खर्च किए। बात अगर निर्दलियों की जाए तो निर्दलीय बसपा से आगे रहे। निर्दलियों ने अपने कार्यकर्ताओं पर 78,000 रुपए खर्च किए। विधायकों में रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने 32 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए। गदरपुर से भाजपा विधायक अरविंद पांडे ने 31 लाख, भीमताल के विधायक राम सिंह केड़ा ने 30 लाख, देवप्रयाग और काशीपुर विधायक ने औसतन 30 लाख, मसूरी विधायक गणेश जोशी ने 29 लाख, नैनीताल से भाजपा विधायक सरिता आर्य ने औसतन 11 लाख, डीडीहाट के बिशन सिंह चुफाल ने 12 लाख, केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत ने 13 लाख, लोहाघाट के कांग्रेस विधायक कुशल सिंह अधिकारी ने 13 लाख रुपए खर्च किए। वाकई एडीआर की रिपोर्ट हैरान करने वाली है। बात पार्टियों को मिलने वाले दान की करें तो भाजपा के मुकाबले कांग्रेस को ज्यादा मिला, लेकिन चुनाव के खर्च में भाजपा का पलड़ा भारी रहा।
उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया है। पार्टी ने 4 उपाध्यक्ष समेत 11 नए जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्यकारिणी को लेकर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने विधि विंग, किसान विंग और अल्पसंख्यक विंग में भी विस्तार किया है। आपकी वरिष्ठ नेता उमा सिसोदिया को प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रभारी युवा विंग और सोशल मीडिया का प्रभार सौंपा गया है, तो एडवोकेट रजिया बेग को प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रभारी विधि विंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। के जिलाध्यक्ष बनाए हैं और 4 उपाध्यक्ष बनाए हैं और विंग की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड में संस्कृत ग्राम स्वरूप को विकसित करने की कवायद शुरू कर दी गई है। प्रदेश के सभी 13 जिलों में एक संस्कृत ग्राम बनाया जाएगा। इसके तहत प्राइमरी स्तर के बच्चों को संस्कृत में बेसिक शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। संस्कृत शिक्षा सचिव चंद्रेश यादव ने कहा कि इसके लिए शिक्षकों को ये जिम्मेदारी दी जाएगी, जबकि किसी स्कूल का अलग से निर्माण नहीं होगा। प्राइमरी लेवल पर विज्ञान की पढ़ाई भी बच्चों को संस्कृत भाषा में ही कराई जाएगी। उत्तराखंड राज्य में संस्कृत हमारी द्वितीय राजभाषा है। इसके उन्नयन के लिए प्रथम प्रयास ये किया जा रहा है कि राज्य के 13 जनपदों में 13 संस्कृत ग्राम के रूप में विकसित किए जाएंगे। 13 गांवों को संस्कृत ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा और उन संस्कृत ग्रामों में कोशिश की जाएगी कि प्राथमिक स्तर पे, प्राइमरी के लेवल पर वहाँ पे संस्कृत माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाए। इसके लिए हमने जो संस्कृत ग्राम का कॉन्सेप्ट है उसमें कुछ अध्यापक रखे जाएंगे जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे बच्चों को तैयार करेंगे, प्राइमरी एजुकेशन देंगे। और इसके लिए जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के लिए संस्कृत शिक्षा अकादमी को इसका पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए कहा गया है। चलिए अब मौसम की बात कर लेते हैं। जून महीने की शुरुआत होते ही प्रदेश भर में गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। विश्लेषण के आधार पर देखा जाए तो 2018 के बाद ये पहला मौका है जब तापमान में हद से ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लोग बेतहाशा गर्मी से परेशान हैं, तो मौसम विभाग ने साफ किया है कि अगले कुछ दिन सूरज की तपिश परेशान करने वाली ही रहेगी। मई में आखिर हफ्ते में सामान्य से ज्यादा बारिश होने से कम हुई सूरज की तपिश ने आंखें एक बार फिर ततेड़ ली है। जून की शुरुआत में पड़ रही बेतहाशा गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ा रखे हैं। महीने की शुरुआत के पहले दिन का तापमान ही 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो पिछले कई सालों में जून में सर्वाधिक तापमान रहा। इससे पहले साल 2018 में जून में अधिकतम तापमान 38.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 3 दिन प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। मैदानी इलाकों में लू चलने को लेकर चेतावनी जारी की गई है। हालांकि पहाड़ी इलाकों में हल्के बादल छाए रहने का पूर्वानुमान भी है। मतलब साफ है कि आने वाले कुछ दिन लोगों के लिए परेशानी और गर्मी से बेहाल करने वाले दिखेंगे, तो पहाड़ों में मौसम शुष्क बना रहेगा। ऐसे में बढ़ती गर्मी के बीच लोगों को कितने और दिन सूरज की तपिश झेलनी होगी, फिलहाल इसका अभी जवाब मौसम विभाग के पास नहीं है। हालांकि इतना जरूर है कि अगले 4-5 दिन बाद मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिले। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। चंपावत उपचुनाव में सीएम धामी को मिली ऐतिहासिक जीत। 57,000 से ज्यादा वोटों से जीते मुख्यमंत्री धामी। कांग्रेस की जमानत जब्त। मुख्यमंत्री धामी की ऐतिहासिक जीत से बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। ढोल नगाड़े की थाप पर झूमे कार्यकर्ता, मिठाई खिलाकर एक दूसरे को दी बधाई। उपचुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पसरा सन्नाटा। कार्यालय में दिग्गजों की नहीं दिखी मौजूदगी। चंपावत में कांग्रेस को मिली बड़ी हार। और उत्तराखंड में जून की शुरुआत भीषण गर्मी के साथ। जून में गर्मी को लेकर टूटा पिछले 4 साल का रिकॉर्ड। सूरज की तपिश से लोग बेहाल।